नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले साथियों, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे आज के सब्जेक्ट का। आज मैं जिस वीडियो को लाया हूं वो है हिंदी ग्रामर से विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों, हिंदी ग्रामर से विलोम शब्द के वेरी इंपॉर्टेंट कुल 50 प्रश्न रहेंगे। ये सारे प्रश्न हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत लगन से इन 50 सवालों को आपके बीच में रखा हूँ। तो वीडियो को बिना कट किए पूरा देखिएगा। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का जो पहला सवाल है आपके बीच, इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? किस शब्द का विलोम अगम है? विलोम किस शब्द का विलोम अगम है? क दुर्गम, ख सुगम, ग दुर्जेय और घ अजेय। साथियों, हमें देखना है सबसे पहले ये जो अगम है इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि विलोम शब्द बताने से पहले आपको दिए गए शब्द का अर्थ जानना पड़ेगा, उसका मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप दिए गए शब्द का मतलब जान जाते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उसका विलोम शब्द को बताने में आपको क्षण भर भी देर न लगेगा। तो साथियों, अगम का पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। दोस्तों, अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके। अगम का क्या मतलब होता है? जहां पहुंचा ना जा सके। तो दोस्तों, जहां पहुंचा ना जा सके उसको हम अगम कहते हैं। तो उसका विलोम क्या होना चाहिए दोस्तों? उसका विलोम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। सुगम का मतलब समझ लेते हैं। सुगम का मतलब होगा जहां आसानी से पहुंचा जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षत जो है वो किसका विपरीतार्थक शब्द है? पहला नंबर में अक्षय, दूसरा विक्षत, तीसरा संरक्षित, डी शाश्वत। अब इन चारों में से हमें बताना है आप लोगों को कि कौन सा सही जवाब होगा। सबसे पहले हम समझते हैं अक्षत का मतलब। उसी तरह से अक्षत का मतलब होता है दोस्तों जिसका नाश ना हो, जिसका टुकड़ा टुकड़ा ना किया जा सके। तो अक्षत का विलोम यहाँ पे होगा दोस्तों, उस हिसाब से हो जाएगा विक्षत। विक्षत मतलब हो गया जिसका टुकड़ा हो सके, जिसका नाश हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवनी का विलोम शब्द है। दोस्तों, ये सवाल आपके बीच फिर आ गया है। पिछला वीडियो में हमने बताया था अवनी का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, अवनी का विलोम आप सभी बता सकते हैं बहुत आसानी से। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अंबर और चौथा डी पाताल। तो यहाँ पे पिछला वीडियो में मैंने बता दिया था, अब आप लोग बताइएगा। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका अवनी का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, और उसका विलोम जो होगा वो होगा अंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबर। अंबर मतलब आसमान, आकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है दोस्तों? अवर का विलोम शब्द बताइए। अवर, यहाँ पे दोस्तों अवर का मतलब समझना पड़ेगा। अवर का मतलब होता है निम्न कैटेगरी वाला, मतलब जिसको हम छोटा बोल सकते हैं। तो छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा होगा, यानी कि श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठ को हम लोग बोलेंगे प्रवर। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रवर। तो अवर का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रवर। अवर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका प्रवर। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे कुल 50 प्रश्न आपके बीच में रखा हूँ। इन 50 प्रश्नों में हर एक प्रश्न का जो क्वेश्चन होगा उस शब्द का मतलब बताऊंगा, और इससे क्या होगा, आपको ऑप्शन में 4 जो दिए गए 4 ऑप्शन, उसमें से आपको समझने में आसानी हो जाएगी और आप बहुत ही आसान तरीके से सही जवाब दे पाइएगा। तो कोशिश आप लोग भी कीजिए आंसर देने का।
तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा। अथ विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है मथ, इति, वृत्ति, कृति। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मथ, इति, वृत्ति, कृति। तो दोस्तों अथ का मतलब पहले हम समझते हैं। तो अथ जो है दोस्तों, कोई भी कहानी या कोई कविता लिखते हैं तो जो प्रारंभिक शब्द जो हम लोग शुरू करते हैं, शुरू वाला, वो अथ होता है। तो उसका अंत होना चाहिए, हमने विलोम शब्द जो होगा वो अंत होना चाहिए। तो अंत को हम लोग बोल सकते हैं इति। इति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इति। इति मतलब समाप्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचते हैं। अतिथि का विलोम बताइए। अतिथि, अतिथि तो आप सभी जानते होंगे, अतिथि का मतलब मेहमान होता है, कुटुंब होता है ना। तो अतिथि उसको कहते हैं जो हमारे घर व्यक्ति जो आते हैं उसको अतिथि कहते हैं। तो हमारे घर आए वो, तो हम क्या कहलाए? तो हम जो कहलाए वही होगा यहाँ पे सही जवाब। तो हम क्या कहलाए? तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अतिथि का विलोम हो जाएगा 1 नंबर में आतिथेयी, बी आतताई, सी आतप और डी आतिथ्य। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आतिथेयी। क्या हो जाएगा? आतिथेयी हो जाएगा। आतिथेयी मतलब जिसके यहाँ अतिथि पहुँचा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमर का विलोम शब्द होगा। अमर, ये देखिए अमर। तो अमर का विलोम क्या होगा? अमर का मतलब होता है जिसकी मृत्यु ना हो। तो इसका विलोम होगा जिसकी मृत्यु हो जाए, यानी जो मरणशील हो। तो मरणशील यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य, बी मर्त्य, सी मन्य और डी मृति। आप लोग भी कोशिश कीजिए सही जवाब देने का। साथियों यहाँ पे जितने भी सारे सवाल 50 के 50 हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के पूरा वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए। तो यहाँ पे अमर का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मर्त्य। मर्त्य मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो, यानी कि मरणशील। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अग्र का विलोम शब्द कौन सा है? अग्र का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं, लेकिन इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए अग्रिम, बी पश्य, सी व्यग्र, डी विनत। तो यहाँ पे सही जवाब होगा इसका होना चाहिए, अग्र का अर्थ होता है अगला हिस्सा। तो अगला का क्या होना चाहिए? पिछला होना चाहिए इसका विलोम। तो पिछला को पश्च बोलेंगे हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा पश्च। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अपकार का विलोम शब्द बताइए। अपकार, अपकार का मतलब पहले समझना होगा दोस्तों। जब अपकार का मतलब समझ लेंगे तो इसका विलोम भी हम आसानी से दे पाएंगे। तो अपकार का मतलब होता है बुरा करना, यानी किसी का बुरा करना, किसी का अहित करना। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा किसी का भला करना। और भला को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। क अनिष्ट, ख विनष्ट, सी उपकार, डी परोपकार। तो अपकार का यहाँ पे जो होगा विलोम जो होगा वो होगा उपकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा उपकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10, अभियुक्त का विलोम क्या होगा? साथियों अभियुक्त का विलोम ऑप्शन ए निरपराध, बी योगी, सी भोगी, डी अभियोगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में अभियुक्त का अर्थ पहले हमको जानना पड़ेगा। तो अभियुक्त का मतलब होता है साथियों, अभियुक्त मतलब जिस पर आरोप लगाया गया हो, यानी जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है उसको हम अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? जिस पर आरोप नहीं लगाया गया हो। तो आरोप किस पर नहीं लगता है? जो अपराध नहीं करता है, यानी जो अपराधी नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे निरपराध। क्या कहेंगे? उसे हम निरपराध कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभियुक्त का निरपराध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, अभिजात्य। देखिए दोस्तों अभिजात्य का विलोम बताना आपको है। अभिजात्य का क्या विलोम होगा? ए कुलीन, बी सामान्य, सी अकुलीन, डी वंचित। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके बीच में है। ए कुलीन, बी सामान्य, डी अकुलीन, सी अकुलीन और डी वंचित।
अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसका सही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अभिजात्य का अर्थ बता देता हूँ। अभिजात का मतलब होता है जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। वो व्यक्ति जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है, उसे हम कुलीन भी कह सकते हैं, अभिजात्य कह सकते हैं। तो उसका विलोम होगा जो निम्न कुल में जन्म लेता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा अकुलीन। अकुलीन मतलब जो श्रेष्ठ कुल में जन्म ना लिया हो, मतलब जो नीच कुल में जन्म लिया हो, वो अकुलीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। ऑप्शन अनावृष्टि, ख अकाल, सी तूफान, डी वर्षा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 ऑप्शन हमारे पास है इसका अतिवृष्टि का विलोम। तो सबसे पहले अतिवृष्टि का हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अतिवृष्टि का मतलब होता है, अति मतलब होता है अत्यधिक, वृष्टि में बारिश होना। अतिवृष्टि का मतलब हुआ अत्यधिक बारिश होना, अत्यधिक वर्षा होना। तो इसका विलोम होगा वर्षा नहीं होना, बहुत कम वर्षा होना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अनावृष्टि। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अनावृष्टि, है ना। तो कितने आसानी से आप लोग सही जवाब दे पा रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए और सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और अंत में मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा कि 50 में आपके कितने सारे सवालों के जवाब सही हुए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 13। अवनत का विलोम शब्द कौन सा है। क विनत, ख अभिनत, सी उन्नत, डी सुन्नत। ठीक है, अब यहाँ अवनत का मतलब पहले हम लोग समझेंगे, तभी तो इसका सही जवाब दे पाएंगे, है ना। तो अवनत का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं विकास ना होना। अवनत मतलब प्रोग्रेस ना होना, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रोग्रेस होना। और प्रोग्रेस होना यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्नत, क्या बोलेंगे, उन्नत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखा साथियों, कितनी आसानी से इसका सही जवाब पता कर लेते हैं आप लोग। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और 14 में हमारा है आध्यात्मिक का विलोम होता है। आध्यात्मिक, साथियों आध्यात्मिक का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझना होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है सांसारिक, पारलौकिक, भौतिकी, वैचारिक। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो 4 में से सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए। तो आध्यात्मिक का पहले मतलब समझते हैं। तो आध्यात्मिक का मतलब होता है जो आध्यात्म से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो उसको आध्यात्मिक बोलेंगे, यानी उसको संसार से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है दोस्तों। तो उसका उल्टा होगा, आध्यात्मिक का उल्टा होगा सांसारिक, मतलब जिसको संसार से लेना देना होता है, जो संसार में जो माया मोह बंधन में परिवार के साथ रहता हो उसे संसारिक बोलेंगे। तो आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आरोहण का विलोम शब्द क्या है। आरोहण, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। आरोहण शब्द का विलोम क्या होगा, क तोरण, ख आहरण, सी अवरोहण, डी आरोही। अब इन चारों में से क्या होना चाहिए बताइए। तो आरोहण का पहले मतलब समझते हैं। आरोहण का मतलब समझते हैं। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। चढ़ना मतलब छोटा से यानी निम्न सीढ़ी से जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, पहले नीचे सीढ़ी, फिर उसका अगला सीढ़ी, फिर अगला सीढ़ी, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उसको आरोहण कहेंगे। तो आरोहण का विलोम क्या होगा, उतरना, यानी ऊपर से एक एक करके नीचे उतरना। तो उतरना का हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवरोहण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16। आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। अब आकर्षण का हम यहाँ पे मतलब समझना होगा, लेकिन ऑप्शन पहले देखते हैं। प्रेम, इसका ऑप्शन होगा प्रेम, घृणा, विकर्षण, संकर्षण। तो साथियों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आकर्षण का विलोम शब्द जो होगा वो विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है ये। आकर्षण मतलब होता है किसी दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच में खींचा चले आना, एक दूसरे की ओर आकर्षण होना। तो ये आकर्षण होता है मैंने एक दूसरे की ओर आना, और विकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाना, है ना। विकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आकीर्ण का विलोम बताना है आपको। आकीर्ण, ऑप्शन है ए में है संकीर्ण,
बी विकीर्ण, सी प्रकीर्ण और डी विस्तृत। तो साथियों यहाँ पे होगा क्या, तो आकीर्ण का पहले मतलब समझते हैं, फिर इसका आसानी से हम जवाब दे पाएंगे, है ना। तो आकीर्ण का मतलब होता है व्याप्त। व्याप्त मतलब जो चारों तरफ फैला हुआ हो, सब जगह फैला हुआ हो। तो उसका उल्टा क्या होगा, जो थोड़ा सा जगह में फैला हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे विकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विकीर्ण मतलब जो थोड़ा सा जगह में फैला हुआ हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका सुगंध कुछ ही दूर तक होता है ना। जबकि हवा जो है, हवा में जो है वो पूरा सब जगह फैला हुआ होता है। तो हवा जो है सब जगह फैला हुआ है तो वो आकीर्ण के अंदर में आ गया, और जो खुशबू है वो कुछ ही दूर तक फैलता है हवा के माध्यम से, तो वो विकीर्ण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है। आगमन, आगमन मतलब समझते होगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं इसका पहले। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, निर्गमन, वियोजन, निर्गत, निष्कासन। यहाँ पे 4 देख रहे हैं, सही जवाब क्या होना चाहिए। पहले अर्थ समझते हैं आगमन का, है ना। तो आगमन का मतलब होता है दोस्तों, आगमन मतलब किसी का आना, किसी का आना। जैसे हमारे यहाँ कोई आए, अतिथि आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि का आगमन हुआ, है ना। तो उसका क्या होना चाहिए, उल्टा, यानी विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम शब्द, यानी उल्टा अर्थ वाला। तो क्या होना चाहिए, निर्गमन होगा इसका। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, निर्गमन। मतलब आगमन मतलब आना, निर्गमन मतलब जाना, आने किसी के हमारे यहाँ से चले जाना। जैसे हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो आगमन हुआ, जिस दिन जाते हैं उस दिन निर्गमन हुआ, यानी प्रस्थान हुआ। इसको प्रस्थान भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में देखते हैं, आरोही का विलोम क्या होगा। आरोही का विलोम क्या होगा। तो आरोही का ऑप्शन देखते हैं, अवरोही, क्रमागत, सी विगत, डी लागत। लगातार, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है थोड़ा, हाँ लगातार, है ना। तो आरोही का विलोम क्या होगा। आरोही का मतलब पहले समझते हैं। आरोही मतलब होता है छोटी संख्या से बढ़ते बढ़ते बड़ी संख्या की ओर जाना। हम लोग गणित में पढ़ते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में लिखिए, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो हम लोग पढ़ते हैं आरोही मतलब छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर जाना। तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका हो जाएगा अवरोही। क्या हो जाएगा, अवरोही मतलब बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की ओर आना। तो समझ में आ रहा होगा साथियों, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है, आसक्त किसका विलोम शब्द है। आसक्त किसका विलोम शब्द है। आसक्त, आश्रित, घृणा, निंदा, डी विरक्त। अब इन चारों में से सही जवाब क्या होगा। तो हम उसी तरह से हर सवाल की तरह इस सवाल में भी आसक्त का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आसक्त का इसका हम लोग सबसे पहले मतलब समझेंगे, है ना। तो आसक्त का मतलब होता है किसी में, यानी किसी चीज के प्रति प्रेम होना। आसक्त उसी को कहा जाता है, यानी मन उसमें लग जाना। तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा उससे मन हट जाना। किसी चीज़ के प्रति जब मन लग जाए तो उसको आसक्त बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे किसी को घर से लगाव हो जाता है तो घर छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहेगा। किसी को किसी कन्या से लगाव हो जाता है, लड़की लोग से, तो उसको आसक्त बोलते हैं। लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा हम लोग को विरक्त। विरक्त मतलब होता है दूर चले जाना, यानी किसी से मन को उठा लेना, है ना, विरक्त। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार, अंधकार तो सभी लोग जानते हैं, अंधकार मतलब अंधेरा। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका इससे है भूलोक, आलोक, प्रकाश, परलोक। तो अंधकार के विलोम क्या होगा बताइए। अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। बहुत ही सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 नंबर में, आचार का विलोम क्या होगा। आचार, आचार का व्यभिचार, अनाचार, दुष्टता, लंपटता। तो आचार का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, है ना। तो आचार का अर्थ जो होगा ये होगा क्या, तो आचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, उसको कहते हैं आचार। तो उसका उल्टा होगा अनाचार। अनाचार मतलब
बुरा व्यवहार, खराब आचरण, है ना। तो आचार का उल्टा होगा अनाचार। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे सवालों के जवाब जो है सो समझ रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं 23वां सवाल में, इहलोक का विलोम क्या होगा। इहलोक मतलब होता है पृथ्वी लोक, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसको पृथ्वी लोक बोलते हैं, इहलोक बोलते हैं। उसका विलोम क्या होगा, उसका विलोम होगा परलोक, मतलब दूसरा लोक, है ना। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे परलोक, भूलोक, ब्रह्मांड, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका सही जवाब देने का कोशिश करते हैं। इहलोक माने होता है धरा यानी पृथ्वी लोक, तो परलोक मतलब दूसरा लोक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इहलोक यानी अपना लोक, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अपना का क्या होता है, पराया होता है, तो इहलोक का परलोक होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। साथियों कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने देखा था अथ का विपरीतार्थक शब्द पूछा था, यहाँ पे इति का पूछ रहा है। तो वहाँ पे अथ का इति हुआ था, यहाँ पे इति का अथ हो जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग देख सकते हैं इसका अथ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो है ना। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी अथ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। उत्कृष्ट का विलोम होगा, उत्कृष्ट का विलोम होगा। उत्कृष्ट का विलोम ऑप्शन नंबर ए अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट और डी विकराल, है ना। तो उत्कृष्ट का अर्थ पहले समझने का प्रयास करते हैं। उत्कृष्ट का मतलब होता है उन्नत यानी अच्छा, जिसको कहते हैं श्रेष्ठ। ठीक है, तो उसका विलोम क्या होगा, विलोम होगा उसका जो श्रेष्ठ नहीं हो, निम्न कैटेगरी वाला, तो उसका विलोम हो जाएगा यहाँ पे उत्कृष्ट का, इसका हो जाएगा अपकृष्ट, ऑप्शन नंबर ए अपकृष्ट। उत्कृष्ट का होगा अपकृष्ट, मतलब निम्न कैटेगरी वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मुख ऑप्शन है प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, सन्मुख। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया साथियों, उसमें से उन्मुख का जो है सो सही जवाब क्या होगा देने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले उन्मुख का अर्थ समझते हैं। उन्मुख का मतलब होता है सामने, यानी हमारे सामने जो है उसको उन्मुख बोलेंगे, यानी कि सामने जो भी है। तो उन्मुख का उल्टा होगा हमारा विमुख हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विमुख, मतलब जो सामने ना हो, विमुख। और यहाँ पे हम देखते हैं उन्मुख का जो है सो समानार्थक शब्द सन्मुख भी होता है, ये डी वाला होता है सन्मुख। ये समानार्थी है, लेकिन हम लोग यहाँ विपरीतार्थी बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 27वां सवाल, उपसर्ग किसका विलोम है। साथियों ये बहुत ही ईजी है, उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय हो जाता है, और ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, उच्छ्वास का विलोम क्या होगा। उच्छ्वास का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, निश्वास, विश्वास, उत्साह, और अगला है संगवास, अगला है संगवास, है ना। तो उच्छ्वास का मतलब समझते हैं। उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं तो गहरी सांस लेते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। और निश्वास इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि सांस हम छोड़ते हैं और सांस छोड़ने को निश्वास बोलते हैं। और आगे इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 में है ऊहापोह का विलोम क्या होगा। ऊहापोह, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है ना। ऊहापोह का विलोम कौन सा है। ऊहापोह, ऊहापोह कहते किसको है, ये समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, असमंजस, निसंदेह, अनिश्चित और निश्चित। 4 ऑप्शन हमारे बीच है। तो ऊहापोह का पहले मतलब समझते हैं। ऊहापोह का मतलब होता है असमंजस, यानी कभी आगे सोचना कभी पीछे सोचना। नहीं कहता है अरे हम ये बात को सोचिए नहीं पा रहे हैं, क्या करें नहीं करें, है ना। ऊहापोह माने असमंजस की स्थिति हो जाना। तो उसका उल्टा यानी अनिश्चित हो जाना, अनिश्चित होना। ऊहापोह मतलब अनिश्चित होना, असमंजस माने जो चीज़ निश्चित ना हो, है ना। ऊहापोह उसका मतलब होता है, ठीक। तो ऊहापोह का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, निश्चित। ऊहापोह मैंने असमंजस हुआ, अनिश्चित हुआ, तो उसका उल्टा होगा निश्चित। जो निश्चित है पक्का है, उसमें कोई जो है सो संदेह नहीं है उसमें, है ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30,
रीत का विलोम कौन सा है? रीत, रीत मतलब होता है सत्य। रीत किसको कहते हैं? सत्य, जो हमेशा से सत्य है वही रीत हो गया। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, अनिरीत, विनत, दम्भी, सरल। 4 है। अब हम देखते हैं 4 में से सही जवाब क्या होगा। तो रीत का मतलब होता है सत्य, तो अनिरीत का मतलब होता है असत्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, अनिरीत। अनिरीत मतलब क्या हुआ? असत्य, असत्य है ना, तो असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं रिजु। अच्छा, रिजु का विलोम शब्द, ए घेरा, बी वक्र, सी गोला, डी त्रिभुज। ए घेरा, बी वक्र, सी गोला, डी त्रिभुज। तो अभी चारों में से कौन सा होगा? तो रिजु का मतलब समझते हैं सर, ये जो रिजु है इसका मतलब होता है सरल, यानी कि सीधा। रिजु का मतलब होता है सीधा। तो जो जी सीधा है, मतलब जैसे ये देखिए सीधा है ना, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? तो रिजु का उल्टा होगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ये जो है ये वक्र होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? करुण, करुण का क्या मतलब होगा देखते हैं। ए दयालु, बी निर्दयी, सी निष्ठुर और डी में देखते हैं नीच, है ना, नीच। तो करुण का मतलब होता है जिसमें, करुण मतलब क्या होता है? दया होना, है ना, करुण मतलब दया होता है। तो दया का उल्टा क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सी जवाब होगा, निष्ठुर, मतलब इसमें दया नहीं होता है। उसी तरह से दोस्तों देखते हैं 33, कानन किस शब्द का विलोम है? कानन। तो कानन का अर्थ हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? वन, सुनसान, भीड़ और क्या लिखा हुआ है? शहर लिखा हुआ है ना, शहर। तो कानन का मतलब होता है जंगल। कानन का मतलब क्या होता है? वन भी बोल सकते हैं इसको हम, वन। कानन का मतलब होता है वन। ठीक है, तो वन, तो वन क्या होता है? सुनसान होता है। वन में क्या होता है? सुनसान, मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे लोग जो है सो नहीं के बराबर होते हैं। जंगल में कौन लोग रहेंगे, है ना। तो कानन का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा शहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शहर। कानन, कानन मतलब जंगल, और शहर मतलब वहाँ पे तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते नहीं हैं। और कानन मतलब जंगल, जंगल में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए कानन का उल्टा शहर होगा। आगे देखते हैं, कृतज्ञ का निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 34, कृतज्ञ। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं, उदार, निर्दयी, कृतघ्न और डी हमारा है आज्ञाकारी। क्या है? आज्ञाकारी। तो कृतज्ञ का मतलब होता है जो किसी पर यदि हम उपकार कर देते हैं, किसी का भला कर देते हैं, तो वो जो उस भला को अगर मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वही कृतज्ञ होता कहलाता है, कृतज्ञ। तो उसका उल्टा होगा कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृतज्ञ इसका हो जाएगा, ये होगा सी, कृतघ्न, है ना। कृतघ्न का मतलब किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। जैसे मान लीजिए किसी का भला किए और वो नहीं मानता है, ओ भला किया, कोई भला नहीं किया मेरा। तो कृतज्ञ का मतलब होता है कि उपकार को नहीं मानने वाला, और कृतज्ञ जो है इसका मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब उपकार को नहीं मानने वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, क्रीस का विलोम क्या होगा? क्रीस, ऑप्शन है पुष्ट, स्थूल, ए और बी दोनों, अथवा पतला। अब इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? क्रिस। क्रिस का अर्थ समझते हैं। क्रिस का मतलब होता है दुबला पतला होना, जो कमजोर होता है, दुबला पतला होता है ना, उसको क्रिस बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्रिस। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, हम देखते हैं, पहला पुष्ट और बी स्थूल, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पुष्ट भी होगा और स्थूल भी होगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्कश का विलोम बताइए। देखिए कर्कश क्या होता है? कर्कश मतलब होता है जो जिसका स्वर जो है, जिसका आवाज़ जो है वो मधुर ना हो, यानी कर्कश हो। जैसे कौवा का आवाज़ कर्कश हो गया, कोयल का आवाज़ मधुर हो गया। तो यहाँ पे मधुर देख लेते हैं, डी नंबर में मधुर है, तो ए में कठोर है, बी में विनम्र है, सी में विवेकी है और डी में मधुर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, कर्कश का विलोम मधुर।
अगला देखते हैं खंडन का विलोम है। खंडन, ए मंडन, बी मुंडन, सी समर्थन और डी धोखा। चार में से क्या होना चाहिए बताइए। तो खंडन का विलोम जो होगा होगा मंडन। कैसे होगा बताते हैं। खंडन का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा हो जाना, खंडन। मंडन मतलब होता है किसी चीज का जो टूटा हुआ था वो जुट करके किसी चीज का मतलब निर्माण हो जाना, किसी चीज का बना देना, जिसे हम लोग मंडप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मंडप या तो कोई डेकोरेटर वाला देखते होंगे ना, टेंट उंट लगाता है, क्या करता है, बांस उस पूरा गाड़ता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा बांधा है, तो मंडन हो गया, वो मंडप बनाता है एक तरह का, तो मंडन हुआ। और खंडन मतलब उसको खोल खाल के फिर जैसे तैसे कर देना, तो वही खंडन हो गया। तो खंडन का उल्टा क्या हो गया यहाँ पे, मंडन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खगोल का विलोम क्या होगा। खगोल तो इतिहास, बी भूगोल, सी राजनीति शास्त्र और डी मनोविज्ञान। क्या होना चाहिए साथियों। तो खगोल का मतलब समझते हैं। खगोल का मतलब होता है आसमान से संबंधित, यानी आसमान से संबंधित जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके विषय में, आकाश से संबंधित इसको खगोलीय पिंड जिसे हम लोग ने बोलते हैं विज्ञान में, खगोलीय पिंड, यानी तारा हो गया, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सब। तो खगोल का विलोम होगा यहाँ पे भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भूगोल, यानी कि धरती से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना, पृथ्वी पे जो चीज़ है उसका अध्ययन करना, तो भूगोल हो गया। और खगोल मतलब आकाश में जो चीज़ है उसका अध्ययन करना। आगे देखते हैं 39, गत का विलोम शब्द बताइए। गत, ए गर्त, बी आगत, सी स्वागत और डी में क्या है, विराम। डी में है विराम। सॉरी दोस्तों, तो इसका सही जवाब देखते हैं। गत मतलब होता है जाना, गत यानी चले जाना, तो इसका ऑपोजिट होगा आगत, यानी ऑप्शन नंबर बी आगत। आगत मतलब आना। आगे बढ़ते हैं। गम्य का विलोम शब्द कौन सा है। गम्य, गम्य क्या होता है। गम्य मतलब होता है, गम्य का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका अगम्य है, सुगम्य है, गंतव्य है और एक है चराचर। तो इसका सही जवाब देने का प्रयास कर कीजिए। गम्य मतलब जो चीज हो सके, गम्य यानी जो हो सके, यानी कि गम्य यानी कि संभव जो हो सके, तो अगम्य। अगम्य इसका उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, गरल का विलोम शब्द लिखिए। गरल किसको कहते हैं, किसको कहते हैं समझते हैं बाद में, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए शरबत, बी जूस, सी सुधा, डी जल, है ना। तो गरल का मतलब क्या होता है। गरल मतलब होता है विष। गरल विष, जिसको जहर भी बोल सकते हैं हम लोग, पाइजन्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो गरल का विलोम क्या होगा, शरबत, जूस, सुधा, ये होगा, सुधा होगा। सुधा का यानी कि हिंदी में इसको अमृत भी बोल सकते हैं। गरल मतलब विष और सुधा मतलब अमृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, गुरु किसका विलोम शब्द है। अध्यापक, छात्र, लघु और डी निम्न। देखते हैं। गुरु, गुरु हम लोग, गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, और गुरु का मतलब होता है बड़ा आदमी, यानी कि बड़ा। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, और गुरु का मतलब होता है जो हमें पढ़ाए हैं, जो हमारे सर हैं, वो गुरु होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गुरु का विलोम बताना है, तो गुरु का विलोम होगा लघु, ऑप्शन नंबर सी। गुरु मतलब बड़ा, तो उसका उल्टा लघु होगा, लघु मतलब छोटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, गौण किसका विलोम शब्द है। गौण जो है किसका विलोम शब्द है। लघु, प्रमुख, विद्वान, मूर्ख, कौन सा होगा गौण। गौण मतलब होता है जो प्रमुख ना हो, यानी जो प्रधान ना हो, उसको गौण कहते हैं। जो प्रधान ना हो, तो विलोम क्या होगा, उसका विलोम प्रधान होगा, यानी कि जो प्रधान हो। तो प्रधान मतलब प्रमुख, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा। ग्रहण, यहाँ पे देखते हैं ग्रहण, तो ए अनुकरण, बी त्याज्य, सी आग्रह, डी स्वीकार। तो देखते हैं ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा। तो ग्रहण का मतलब क्या होता है। ग्रहण मतलब कि किसी चीज़ को ले लेना, यानी ग्रहण करना। ग्रहण मतलब किसी चीज़ को ले लेना, तो इसका यानी एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो इसका होगा त्याज्य, मतलब किसी चीज़ को त्याग करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घटक
का विपरीतार्थक शब्द होगा? ए अनिकत्व, बी एकत्व, सी समुदाय, डी समूह। घटक, देखिए दोस्तों, घटक मतलब होता है किसी चीज़ का एक पार्ट होना, यानी एक उसका सदस्य होना, घटक मेंबर होना, अवयव जिसको कहते हैं हिंदी में। तो घटक का विपरीतार्थक क्या होगा? समुदाय होगा, यानी उसका एक बड़ा पार्ट होगा। घटक मतलब एक छोटा पार्ट, और सी समुदाय यानी एक बहुत बड़ा पार्ट, है ना। तो समुदाय का ही एक छोटा पार्ट हो गया हमारा घटक, तो घटक का विलोम होगा समुदाय। तो घटक का विलोम क्या होगा? घटक का जो विलोम होगा वो होगा समुदाय। ठीक है, आगे देखते हैं चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन, ए शाश्वत, बी नश्वर, सी निरंतर, डी नैसर्गिक। सबसे पहले हम चिरंतन का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। चिरंतन का मतलब होता है जो शाश्वत होता है, जो निरंतर चलते रहता है, जैसे जन्म और मृत्यु, ये है निरंतन यानी चिरंतन, ये हमेशा चलते रहेगा। जन्म होगा तो मृत्यु होबे करेगा, है ना। तो चिरंतन वही हुआ। तो चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतन मतलब जो शाश्वत होता है, जो जिसका मतलब नाश नहीं होता, वो चिरंतन कहलाता है। तो इसका हो जाएगा उल्टा नश्वर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा नश्वर। नश्वर मतलब जो जिसका नाश हो सके, जो नष्ट हो जाता है, उसको नश्वर कहते हैं। और चिरंतन मतलब जिसका नाश नहीं हो सके, जो हमेशा लगातार बना रहे, है ना, उसको चिरंतन कहते हैं। चारु, अगला सवाल है, चारु का विलोम शब्द है? अचारु, विचारशील, कुरूप, डी मस्त। तो चारु का मतलब पहले समझते हैं। चारु का क्या मतलब होता है? चारु का मतलब होता है जो सुंदर होता है, उसको चारु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारु। तो इसका ऑप्शन देखने से ही पता चलता है कि इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा अचारु। आगे देखते हैं चेष्ट। चेष्ट का विलोम, ए सचेष्ट, बी विचेष्ट, सी चतुर, डी निश्चेष्ट, ये है। तो चेष्ट का विलोम क्या होगा? चेष्ट का मतलब समझते हैं। तो चेष्ट का मतलब होता है चेष्टा, चेष्टा करना, यानी चेष्टा मतलब कोशिश। तो चेष्ट का इसका ऑपोजिट होगा निश्चेष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं छदम का विलोम बताइए। छदम, छदम का मतलब क्या होता है? तो जैसे व्यक्त है, बी में सत्य है, सी निरंतर है, डी नैराश्य है ना। तो छदम का अर्थ समझते हैं। छदम मतलब होता है जो गोपनीय हो, जो छुपा हुआ हो, ना कहता है गुप्त चीज़ है ये, गुप्त, गुप्त समझते होंगे, गुप्त छुपा हुआ, जो प्रकट में ना हो, तो उसका विलोम होगा व्यक्त। व्यक्त मतलब जो व्यक्त किया जा सके, जो प्रकट में हो, सामने में हो, व्यक्त हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम सवाल, ये हमारा 50 है। निम्नलिखित में जय किसका विलोम है? बहुत ही आसान सवाल 50 में हम देख रहे हैं। जय का विलोम क्या होगा? तो ये पराजय, बी विजय, सी हानि और डी लाभ। क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में से जय किसका विलोम है। इसका जवाब क्या होगा? पराजय होगा, या विजय होगा, या हानि होगा, या तो डी लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो साथियों आज का वीडियो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और ये सारे सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आगे की वीडियो को भी आप लोग बिना कट किए पूरा देखिएगा। तो साथियों इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा जो आपने उठाया आपके साथ साथ आपके साथी भी उठाएंगे। ठीक है। और अगर आप में से कोई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियो को पहले देख पाएंगे, है ना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।